हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 26 करेंगे, जो कि क्लास 10th की है और विषय है साइंस। बेटा, ये वर्कशीट 2 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। जैव प्रक्रम, मानव श्वसन तंत्र। यह वह अंग प्रणाली है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना शामिल है। तो हमें पता है बेटा, श्वसन तंत्र का क्या कार्य है। वो वायुमंडल से ऑक्सीजन को हमारे शरीर में प्रवेश करवाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो इसके लिए विभिन्न अंग मिलकर कार्य करते हैं। तो आज हम उन्हीं अंगों के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र के अंग और कार्य। देखिए, सबसे पहले आता है नाक। यहाँ पे आपको दिखाई गया ये क्या है, देखो नाक, नासाद्वार। इसे क्या कहा जाता है, नासाद्वार। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको दो नथुने दिखते हैं। बाहरी नथुने का एक जोड़ा होता है। बाहर की तरफ क्या होता है, नथुनों का नाक की तरफ आपको दो छेद दिखाई देता है, जिसे नथुना कहा जाता है। बाहरी नथुने का एक जोड़ा होता है। छोटे बालों में के रोम नसिका के आंतरिक भाग को ढकते हैं। अब यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं जो क्या करते हैं, इसको ढकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि धूल मिट्टी या कोई रोगाणु है वो सीधे आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और बाहरी रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं और सांस लेते वक्त हवा को अतिरिक्त आर्द्रता प्रदान करते हैं। और ये क्या करते हैं, जब यहाँ से हवा एंटर कर रही है या ऑक्सीजन एंटर कर रही है हमारे नाक में, तो उसको क्या बनाए रखते हैं, उसको आर्द्र बनाए रखते हैं। यहाँ पे म्यूकस की एक लेयर होती है बेटा, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो क्या करता है, आपके नाक को जो हवा अंदर जा रही है, शरीर के अंदर जा रही है, उसको एक आर्द्रता प्रदान करता है। उसके बाद आता है स्वर यंत्र। इसे एडम एप्पल भी कहा जाता है, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। यह वह हिस्सा है जो खाद्य कणों को निगलने के दौरान ऊपर उठता और गिरता है। ये जो स्वर तंत्र है एक ऐसा हिस्सा है बेटा, जब भी हम कुछ खाना खा रहे हैं तो ये क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, और जब खाना नहीं खा रहे होंगे तो ये नीचे रहता है। अब हम बात करते हैं ग्रसनी की। देखिए, यहाँ से हम चलते हैं ग्रसनी की तरफ। अब देखिए, यहाँ पे इस डायग्राम में दिखा देती हूँ मैं आपको। देखो, ये है नासाद्वार और ये है मुख, और यहाँ पे देखो एक कॉमन पाथ दिखाई दे रहा है आपको, एक कॉमन रास्ता दिखाई दे रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहा जाता है। ये देखो, ये यहाँ पे कॉमन रास्ता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रसनी। नाक कक्ष ग्रसनी के रूप में एक विस्तृत खोखले स्थान में खुलता है। जो नाक है आगे जाके एक कक्ष ग्रसनी मतलब एक खोखले स्थान में खुलता है, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। यह हवा और भोजन दोनों के लिए आम रास्ता है। ये कॉमन वे है बेटा, कॉमन रास्ता है जहाँ से हवा भी एंटर करती है और जहाँ से जो खाना है वो भी एंटर करता है। यह खाद्य कणों को वायु नली में प्रवेश होने से रोकने का कार्य भी करता है। यहाँ पे कहता है, देखो एक ही रास्ता है, अगर यहीं से खाना जा रहा है और यहीं से भोजन जा रहा है, यहीं से हवा जा रही है, तो क्या होगा, श्वास नली में या कंठ जो खाने की नली है उसमें जा सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, एक उपकंठ होता है, एक लोचदार उपास्थि है जो स्वर यंत्र और अन्न की नली के बीच में एक स्विच के रूप में कार्य करती है। अब देखो, यहाँ पे आपको समझाती हूँ मैं क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, कि देखो ये थी ग्रसनी, ठीक है। यहाँ से हवा भी एंटर कर रही है, क्योंकि एक पॉइंट इसका माउथ में खुल रहा है और एक इसका नाक में खुल रहा है, तो हवा भी यहाँ पे एंटर कर रही है और खाना भी यहाँ पे एंटर कर रही है। अब क्या होता है, आगे यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक जाता है श्वास नली के लिए, एक जाता है खाने के लिए, और ये जाता है श्वास नली के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, देखो हो सकता है अगर ये दोनों हर वक्त दोनों खुले होंगे तो खाना कभी यहाँ इस श्वास नली में भी जा सकता है और कभी खाने की नली में भी जा सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, एक यहाँ पे क्या होता है, एक लोचदार उपास्थि होती है इस टाइप से, ठीक है। एक इस टाइप से आपको दिख रहा है बेटा, एक क्या होता है, इस टाइप से लोचदार उपास्थि होती है, जो क्या करती है, जब भी आप खाना खाते हैं तो एक तरह से श्वास नली को ढक देती है। जैसे कि ऊपर आपने खाना खाया, ये सीधी होती है, लोचदार होती है ना, सीधी होती है। जब आप खाना खाते हैं तो ये इस पोजीशन में आ जाती है, जिससे कि क्या होता है, ये ढक गया और आपका खाना यहाँ पे श्वास नली में चला जाता है। तो एक बार फिर पढ़ते हैं, देखो आप सबको समझ में आएगा। यह भोजन और वायु दोनों के लिए आम रास्ता है। यह खाद्य कणों को वायु नली में प्रवेश करने से रोकता है। उपकंठ, इसे हम क्या कहते हैं, जो ये लोचदार उपास्थि है, इसको हम क्या कहते हैं, उपकंठ। उपकंठ एक लोचदार उपास्थि है जो स्वर यंत्र और अन्न की नली के बीच में एक स्विच के रूप में कार्य करता है। आपको समझ आ गया होगा बेटा। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। ग्रसनी हो गया हमारा। श्वास नली, श्वास नली स्वर यंत्र के नीचे होते हुए गर्दन के नीचे तक जाती है। अब देखो यहाँ से, देखो ये श्वास नली है, यहाँ से देखो ये नीचे होते हुए, जो यहाँ से ग्रसनी से नीचे होती है यहाँ पे जा रही है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। वायु नली की दीवार सी आकार की उपास्थियों से बनी होती है, जो इसे पिचकने से बचाती है। अब देखो क्या होता है, इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे ये हमारी श्वास नली, इसके ऊपर क्या होते हैं, उपास्थियाँ होती है ऐसे सी शेप की, ठीक है।
जो क्या करती है, इसको पिचकने से, एकदम पिचकने से, हवा के प्रेशर एकदम कम हो गया, कुछ हुआ तो उसको पिचकने से क्या करती है, बचाती है। देखो ये रहा उपास्थि वलय यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, उपास्थि वलय। ये क्या करते हैं, इसको पिचकने से, सी शेप के होते हैं जो इसको पिचकने से बचाते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया आपकी, श्वास नली दो नलियों में विभाजित हो जाती है जिसे श्वसनी कहा जाता है, जो प्रत्येक फेफड़े में प्रवेश करती है। अब देखो यहाँ से एंट्री हुई, ये इसकी क्या थी, उपास्थि थी, सी नली वाली, ठीक है। अब यहाँ से ये दो भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, ठीक है। और प्रत्येक, और फेफड़े में, यहाँ पे फेफड़ा है तो प्रत्येक फेफड़े में एंटर करती है। इसे हम क्या कहते हैं, श्वसनी। जब ये यहाँ पे तो श्वास नली था ना, यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं, श्वसनी। श्वसनी द्वितीय व तृतीय श्रेणियों में विभाजित हो जाती है। अब आगे क्या होता है, ये आगे भी 2 या 3 आगे भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इसे श्वसनिकाएं कहते हैं। जब ये विभाजित हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, श्वसनिकाएं। जो आगे कुप्पिकाओं में विभाजित हो जाती है, जो आगे क्या करते हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमने एक यहाँ से लेते हैं, ये हमने क्या लिया था, श्वास नली, और यहाँ पे क्या हो गया था, देखो ये किस में बन गई थी, श्वसनी। ये क्या हो गई थी, श्वसनी। अब श्वसनी भी आगे 2 या 3 अलग अलग भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। और इनके अंत में क्या होता है, एक गोलाकार इस टाइप से संरचना बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, कुप्पिका, जिसको क्या कहा जाता है, कुप्पिका। तो देखो श्वसनी द्वितीय के तृतीय श्रेणी के बाद श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है, जो आगे कुप्पिकाओं में विभाजित हो जाती है। जब ये अलग अलग विभाजित हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं। बेटा आपको समझ में आ रहा है, अभी डायग्राम से भी समझाऊंगी, एक बार पहले ऐसे समझा देती हूँ, ठीक है। आगे दिया गया कुप्पिका। कुप्पिका पतली दीवार और एकल सेल से बनी गुब्बारे जैसे संरचना होती है। मैंने अभी आपको दिखाया, हर जो श्वसनिका है उसका अंत कहाँ पे होता है, कुप्पिका में होता है, जो वायु से भरी होती है। तो इसका कार्य क्या है, वायु को भरना, वायु की जो स्टोरेज करना है वो इसका क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है। आगे देखिए क्या दिया गया है, फेफड़े। मनुष्यों में श्वसन के मुख्य केंद्र है फेफड़े। अब देखो ये सब होता कहाँ पे, जो कुप्पिकाएं हमें कहाँ पे दिखाई देती है, ये हमें फेफड़ों में दिखाई देती है। ये छाती की वक्षीय गुहा, जो छाती है हमारी, उसे पूरी यहाँ से लेके पेट तक, जो उधर तक हम बोलेंगे वो क्या है, एक वक्षीय गुहा है, में रीढ़ की हड्डी के पास एक हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये कहाँ पे स्थित होते हैं, देखो ये याद कर लीजिएगा बेटा, वक्षीय गुहा में रीढ़ की हड्डी के पास हृदय के दोनों ओर। तो देखो जब डायग्राम बनाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं ना बेटा, देखो ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमारा हार्ट होता है, हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये बड़े और स्पंजी अंगों का एक जोड़ा होता है जो मुख्य रूप से रक्त और वायु के बीच गैसों का आदान प्रदान करता है। तो इसका काम क्या है, रक्त और वायु के बीच गैसों का आदान प्रदान करना। बाएं फेफड़े की तुलना में दाएं फेफड़ा भारी और बड़ा होता है। ये वाला फेफड़ा क्या होता है, बाएं बड़ा होता है, जबकि इधर वाला फेफड़ा क्या है, छोटा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हार्ट को जो हृदय है उसको भी क्या कर दिया गया है, एडजस्ट कर दिया गया है, तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा हो जाता है। तो एक बार हम डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो ये रहा डायग्राम, आपके समझते हैं हम क्या दिया गया है। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो नासा द्वार दिया गया है और यहाँ पे मुख गुहा दी गई है। ये दोनों एंटर कर रहे हैं और उसको हमने क्या कह दिया, ग्रसनी, ठीक है। यहाँ पे दोनों का कॉमन पथ हुआ, उसके बाद कंठ हो गए। अब यहाँ पे देखो एक है, जब तक हमने उसको क्या कहा, श्वास नली। जब वो आगे 2 में विभाजित होगी, देखो एक ये और एक ये, जब वो आगे किस में विभाजित हो जाती है, 2 में विभाजित हो जाती है, तो उसको हमने क्या कहा, श्वसनी। और श्वसनी आगे बहुत सारे खंडों में विभाजित हो रही है, देखो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, जिसे हमें श्वसनिका कहा। और श्वसनिका आगे कुप्पिका में। इतना समझ में आया। देखो श्वसनिका आगे किस में विभाजित, ये श्वसनिका है, श्वसनिका आगे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये देखो ये वाले पॉइंट्स जो इस टाइप से पॉइंट दिख रहे हैं, उसको हमने क्या कहा, कुप्पिका कहा। उसके बाद देखो इस पूरे एक, ये जो पूरी कुप्पिकाएं हैं एक थैली से में कवर रहते हैं, जिसको हम फुफ्फुस कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, फुफ्फुस कहा जाता है। और ये किससे कवर्ड रहती है, पसलियों से। जैसे कि ये फुफ्फुस है या फेफड़े हैं, ये क्या कहते हैं, अंदर की तरफ कहाँ, बाहर से कहाँ से कवर रहते हैं, पसलियों के द्वारा, पसलियों के अंदर होते हैं, जो इसको प्रोटेक्शन देती है। उसके बाद नीचे देखो बेटा, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि फेफड़ों की स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ी कि कैसी होती है, देखो ऐसी होती है ना, ठीक है। तो यहाँ की तरफ देखो, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको, इसको क्या कहते हैं, डायफ्राम। इसको क्या कहते हैं, हम डायफ्राम कहते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं या जो सांस छोड़ते हैं, ये क्या झिल्ली नुमा होता है, ऐसा समझिए आप। जो क्या करता है, जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाता है, जब छोड़ते हैं तो ऊपर की तरफ चला जाता है। इसी से हमारा जब पेट होता है, उसकी हम जब कहते हैं सांस लेते हैं तो पेट फूल रहा है और पेट अंदर जा रहा है, तो वो किसकी वजह से होता है, डायफ्राम की वजह से। डायफ्राम किससे, उधर से कनेक्टेड होता है। एक तरफ से फेफड़ों से कनेक्टेड है और एक तरफ से किससे कनेक्टेड है, उधर से कनेक्टेड है, पेट से कनेक्टेड है। इसलिए हमें ऐसा फील होता है कि हमारा पेट फूल रहा है या हमारा पेट अंदर जा रहा है। आगे देखिए क्या दिया गया आपकी वर्कशीट में बेटा। अब देखिए सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। वक्षीय गुहा फैलती है, हमारी जो अंदर की वक्षीय गुहा है, अंदर का जो स्पेस है, वक्ष की तरफ जो स्पेस है, वो क्या होगा, सांस लेते समय फैलेगा
और जब छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगी, गुहा छोटी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। पसलियाँ ऊपर की तरफ उठती है, देखो पसलियाँ क्या होगी, आप अपना हाथ लगा के देखो, पसलियाँ बाहर की तरफ आएंगी, ठीक है, मतलब कि ऊपर की तरफ उठेंगी। जब ऊपर की तरफ उठेंगी तभी तो स्पेस बढ़ेगा, समझ रहे हैं आप। मान लो कि एक बलून को बाहर की तरफ खींचेंगे बाहर की तरफ, तो क्या होगा, वो अंदर से उसका स्पेस बढ़ेगा। तो ऐसे ही जब पसलियाँ ऊपर की तरफ उठेंगी तो वक्षीय गुहा क्या होगी, फैलेगी। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगी, पसलियाँ नीचे की तरफ जाएंगी, पसलियाँ अंदर की तरफ जाएंगी, जिससे क्या होगा, अंदर का जो स्पेस है, वक्षीय गुहा का जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डायफ्राम आकार में स्पार्ट हो जाएगा। अब डायफ्राम देखो ऐसा था, ऐसा होता है। अब डायफ्राम कैसा हो जाएगा, ऐसा। जब मान लो ये देखो ये ऐसा है, तो अब क्या होगा, इतना एरिया और बढ़ गया डायफ्राम का। जब हवा अंदर जाएगी तो इतना डायफ्राम सपाट हो जाएगा, इस शेप में ना रहकर ऐसा हो जाएगा। जब सपाट हो जाएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। यहाँ डायफ्राम गुबंद के आकार का हो जाता है। अब यहाँ से जब हवा निकल जाएगी तो हवा कम हो गई, तो क्या होगा, डायफ्राम वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। फेफड़ों का आयतन बढ़ जाएगा और हवा फेफड़ों में प्रवेश कर जाएगी। तो ये तो बिल्कुल सी बात है, जब फेफड़ों का आयतन बढ़ जाएगा तो हवा क्या कर जाएगी, फेफड़ों में प्रवेश कर जाएगी। फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है और हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है। अब फेफड़ों का आयतन क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि जो डायफ्राम है, देखो यहाँ पे देखो डायफ्राम था, ये ऐसे था, तो जब ये ऊपर हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, स्पेस कम हो गया, तो जिससे कि क्या होगी, हवा बाहर निकल जाएगी। तो आइए करते हैं इसके क्वेश्चंस बेटा। कुप्पिका का कार्य क्या है, तो बेटा अभी हमने देखा कुप्पिका का कार्य क्या है। कुप्पिका वायु से भरी रहती है, मतलब कि वायु को स्टोर करने का कार्य करती है, वायु के भंडारण का काम करती है। जब भी बाहर से वायु आती है तो उसको भंडार करने का काम या उसको स्टोर करने का काम करती है, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। इसके बाद में गैसीय विनिमय किस स्थान पर होता है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, देखो यहाँ पे लिखा गया मुख्य रूप से रक्त और वायु के बीच गैसों का आदान प्रदान शामिल है। तो कौन करता है गैसों का आदान प्रदान, फेफड़े। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा इसका, फेफड़े। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फेफड़े। तो इसका आदान प्रदान कौन करता है, फेफड़े, ठीक है। थर्ड देखते हैं क्या है, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बेटा यहाँ पे प्रॉपर आपका पूरा अच्छे से आंसर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आप यहाँ से एकदम अच्छे से इसको एज इट इज़ नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव श्वसन प्रणाली का नामांकित चित्र बनाइए। तो बेटा एकदम चित्र यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से दिया गया और मैंने समझा भी दिया आपको अच्छे से चित्र। तो आप पूरा अच्छे से ये चित्र आप लोगों को बना देना है। श्वास, मुखद्वार, नसनी, कंठ, उपास्थि वलय, श्वसन नलिकाएं, फुफ्फुस, ये सब लेबलिंग भी करनी ज़रूरी होती है बेटा। एग्जाम में जब डायग्राम पूछा जाता है तो मार्क्स उसके लेबलिंग के भी होते हैं। तो ये आप पूरा अच्छे से डायग्राम बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांस लेने और छोड़ने के दौरान अपने उदर की गति को ध्यान से देखिए और महसूस कीजिए। आपके अवलोकन के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया बेटा डायफ्राम, हमने कहा था ना कि डायफ्राम की वजह से क्या होता है, हम देखते हैं कि पेट कभी अंदर जा रहा है जब ले रहे हैं और बाहर निकलता है, तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो डायफ्राम से कनेक्टेड है। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। अगर सांस भरते वक्त, एक सेकेंड बेटा, यहाँ पे, हाँ जी, देखिए, अगर सांस भरते वक्त पेट बाहर जाता है, इसी तरह सांस निकालते हुए पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे लिख दीजिए जाना चाहिए। दरअसल जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स फैलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हवा भरे जाने पर बलून फैलता है। सांस बाहर निकालते हैं तो लंग्स सिकुड़ते हैं, वैसे ही जैसे हवा निकालते पर बलून सिकुड़ जाता है। अब सवाल है कि जब सांस लंग्स लेते हैं तो पेट अंदर और बाहर क्यों जाता है। अब यहाँ पे हम ये अभी तक हमने जो पढ़ा कि भाई फेफड़े फूल रहे हैं और फेफड़े क्या हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, तो पेट अंदर और बाहर क्यों जाता है, हमने यही अवलोकन किया कि पेट और अंदर बाहर जाता है। तो इसका जवाब है पेट और लंग्स के बीच में होता है डायफ्राम। हमने देखा था ना, इस शेप का होता है डायफ्राम। जब लंग्स पर दबाव पड़ता है, यहाँ पे दबाव पड़ेगा तो डायफ्राम पर भी दबाव पड़ता है, उसका प्रेशर पेट पर पड़ता है। यहाँ पे उधर भी लिख दो, आप पेट लिख दो, एक ही बात है। यही उसका दबाव कहाँ पड़ेगा, उधर पर पड़ता है। यही वजह है कि लंग्स से सांस लेने और निकालने पर पेट बाहर और अंदर जाता है। तो मुझे लगता है बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अपना वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।